अब तक की जितनी भी 2026 में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आपने देखे हैं उसमें या तो मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप जैसी कंट्रीज हैं, लेकिन इस फील्ड में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल शांत खड़ा है। ये बात हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार रिसेंट अप्रैल 2026 के अपडेट में नॉर्थ कोरिया ने फिर एक बार न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट कर लिए, एक बार और झटका दिया है और भी अपने पड़ोसी देश को अपनी पावर को दिखाते हुए। Since December last year, Pyongyang has staged a steady display of weapons. हमारे पूरे 9 कंट्री में लगभग 12,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो स्पेसिफिकली इन टाइम एक्टिव है। लेकिन इसके बाद नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत रैपिड तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे दिखाया गया कि यूयोंग न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, वहां पे ऑलरेडी बहुत मास लेवल पे न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सटेंशंस हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी किम जोंग यंग 19th कांग्रेस मीटिंग में ये प्रेजेंट कर दिया कि नॉर्थ कोरिया मास लेवल पे न्यूक्लियर प्रोडक्शंस एक्सपेंड कर रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी आइसोलेटेड कंट्रीज हैं। ये सिर्फ वेपन बनाएगा नहीं, वेपन और भी कंट्रीज जैसे ईरान और अपने पड़ोसी देश मिडिल ईस्ट में भी बेच सकता है। ये नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी आइसोलेटेड कंट्री है। इसकी प्लानिंग कैसे रहती है इसे किसी को कंफर्म नहीं है। सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग रशिया और चाइना दो इसके बड़े पड़ोसी दोस्त हैं और ग्राहक इनका मिडिल ईस्ट है। इस बार पूरे कॉन्टेक्स्ट में माहौल में अफरा तफरी तो मची है। इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर और वेपन्स के एक्सपेंशन को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो जियोपॉलिटिकल कैलकुलस के हिसाब से नॉर्थ कोरिया पेनिनसुला में फंडामेंटली ट्रीटी साइन है 2024 में रशियंस के साथ इसके मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए। हालांकि आगे भी एक लंबी हिस्ट्री रही है सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया की रिसेंट हिस्ट्री में, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का डिसीजन लिया था। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता देता हूँ नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में 1952 यहाँ पे एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एकेडमी ऑफ साइंस नॉर्थ कोरिया में स्टेबलाइज करी गई थी, जब यहाँ पे लीडर किम टू संग हुआ करते थे। हालांकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और वेपन बनाने के लिए यूज किया गया था। पूरा आर्किटेक्चर सोवियत यूनियन के इंजीनियर और साइंटिस्ट के साथ मिलकर तैयार करा गया था। ये टाइम 1956 का है। इस टाइम पे प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में और मॉस्को रशिया का दोनों के बीच में एक पीसफुल ट्रीटी साइन हुआ एग्रीमेंट में अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बस ऐसा मान लो कि बस बेस लेवल पे यूरेनियम और ग्रेफाइट जिससे कि प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके रिसर्च और टेस्टिंग के लिए वो नॉर्थ कोरिया में रशिया ने भेजा। हालांकि 2 से 3 साल के बाद 1962 की बात है, नॉर्थ कोरिया ने कुबा मिसाइल्स प्रिपेयर कर लिए थे और यही 1962 में रशिया ने, जब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था उस समय, इस कुबा मिसाइल से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और उसी टाइम नॉर्थ कोरिया के लीडर किम टू संग ने डिसाइड करा था कि जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो स्पेसिफिकली उसके अपने पार्टनर सोवियत यूनियन अगर विड्रॉ कर लेती है अपने आप को तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये वही टाइम था 1962 जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने अपना डिसीजन प्रिपेयर करा था कि वो खुद न्यूक्लियर मिसाइल्स प्रिपेयर करेगा उस देश के लिए। वैसे 1985 तक, जब तक सोवियत यूनियन कोलैप्स नहीं कर चुकी थी, तब तक इसके प्रेशर में रहकर नॉर्थ कोरिया ने अपने कोई भी वेपन को आगे प्रोसीड नहीं करा। इससे एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया को ये तो फायदा हुआ कि सोवियत यूनियन की तरफ से इसे मिलिट्री और डिफेंस के लिए फायदा मिला। ऑलमोस्ट 1919 की बात है, जब नॉर्थ सोवियत यूनियन कोलैप्स करी तब नॉर्थ कोरिया को जाके ऑप्शन मिला इकोनॉमिकल और मिलिट्री डिफेंस के एक्सचेंज को प्रोसीड करने के लिए। एक तरफ सोवियत यूनियन को हेल्प करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने रिसोर्सेज बिल्ड करने शुरू करे, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने उल्टा सोवियत यूनियन को हेल्प करा उसके डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी में। और ये वही टाइम था जब नॉर्थ कोरिया अपना काम प्रोसीड करना शुरू करा। ऑलमोस्ट 1990 में फाइनली नॉर्थ कोरिया अपने एटॉमिक रिसर्च और डेवलपमेंट एटॉमिक वेपन्स को लेके प्रोसीड करने के लिए बढ़ने लगा। थोड़ा सा भी एक्सपेंड करोगे तो 2003 में नॉर्थ कोरिया ने खुद इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अपने आप को नॉर्थ कोरिया ने हटाया और फिर जाके 2006 में पहली बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल करा। ये वो टाइम था नॉर्थ कोरिया दिखाया 2006 में जाकर कि वो भी कुछ कर सकता है
और एक मेजर इशू बन के खड़ा हुआ है बिल्कुल स्पेसिफिक साउथ एशिया वाले रीजन में। ये चीजें उस कंट्री के अंदर में एक मेजर पॉलिसी में शिफ्ट हो गई, जिससे कंट्री न्यूक्लियर वेपन और एटॉमिक रिसर्च के लिए देश का पैसा भी लगाना शुरू करा। ये ऑलमोस्ट उस समय की बात थी जब इनके फादर इस प्रोग्राम को चलाना चाहते थे। तो ये किम जोंग यंग ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। डेटा के बारे में अगर आपको ध्यान नहीं हो तो रिसेंटली 2017 में ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया ने वोंगसोंग 15 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स कंप्लीटली फाइनल टेस्टिंग के बाद डिक्लेयर कर दिए। और अभी करेंटली 2026 के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के पास 50 से ज़्यादा फंक्शनल न्यूक्लियर वॉरहेड है। कंट्री जिस तरीके से डेवलप कर रही है, हर साल 10 से 20 और वॉरहेड्स तैयार कर सकती है। इस डिकेड तक खत्म होते होते न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नॉर्थ कोरिया 120 से लेके 150 तक और एक्सटेंड कर जाएगी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आती है तो न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन के मामले में पूरी कंट्री अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट कर रही है। जितनी भी न्यूक्लियर वेपन है उसको और ज़्यादा सिक्योर और छिपाया जा रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ ये इशू है, चूंकि कंट्री आइसोलेटेड है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वो कंट्री में इंटर नहीं कर पा रही है, जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स को फ्रंट पे रखा जा रहा है। और अगर आप मैप में अच्छे से देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी होगी रशिया और चाइना जैसे कंट्री। और अगर सिचुएशन आप चाइना की भी देखोगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अब कमर्शियलाइजेशन में भी कन्वर्ट कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज और CO2 को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैस और CO2 इन सब चीज़ को लेके रिड्यूस करने के कारण न्यूक्लियर के प्रोडक्शंस और बढ़ाए जा रहे हैं। छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं जो बेसिकली इस CO2 को कम करने में हेल्प करेगा। एक तरफ कॉन्टेक्स्ट में जो नॉर्थ कोरिया खड़ा है बिल्कुल फ्रंट पे विदाउट प्रॉपर टेक्नोलॉजी और एडवांस मेंटेनेंस के कारण, और दूसरी तरफ जो चाइना और रसिया जैसे कंट्रीज है ये सब इस चीज़ को और सिक्योर और बेहतर करके जनरल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस एनर्जी के फॉर्म में इसे अच्छे से यूज करा जा सके। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अभी और भी कंट्रीज और नॉर्थ कोरिया इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर रही है। एक बेसिक इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रोसीड करने के लिए। अर्ली केसेस में ही एक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अराउंड $1.56 बिलियन तक का भी अमाउंट लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा ये भी है मेरे दोस्त कि जब नॉर्थ कोरिया इस वेपन्स को बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने पर्सनल यूज के साथ वो सेल भी करेगा, और सबसे अच्छा कस्टमर इसका मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज हो सकती है। अभी के लिए ईरान, जिस तरीके से ईरान के साथ दोस्ती नॉर्थ कोरिया की है वो ऑब्वियस सी बात है कि वेपन बनाने के बाद ईरान को ही बेचेगा। जो हालात अभी ईरान की है उसमें सरवाइव करने के लिए एक अच्छा कस्टमर है, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद ग्लोबली ये वेपन्स आगे बढ़ सकते हैं, ये वॉरहेड कभी एंड ही नहीं होगा। अभी के लिए अगर आपको कॉन्टेक्स्ट अच्छे में समझ में आया हो तो ये याद रखना कि नॉर्थ कोरिया अभी नेग्लेजिबल नहीं है। जिस तरीके से उसकी रिलेशंस हैं एक पड़ोसी देश के साथ, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, नॉर्थ कोरिया एटॉमिक वेपन्स और पावर्स को लेके एक्सपेंड बहुत तेजी से कर रहा है। ये एक ग्लोबल इशू बन के खड़ा हो गया। आने वाले वीडियोस में भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।